हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है हम सी टेट यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस और ये है पार्ट 5। और इससे जो पिछले पार्ट्स हैं वो आप प्लेलिस्ट जब में जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियोज़। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। येसोमाइट क्या है? येसोमाइट क्या है? तो येसोमाइट एक क्या है? झरना है। ठीक है, येसोमाइट क्या है? एक झरना है। और ये है कहाँ पर? ये है कैलिफोर्निया में। ठीक है, और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। तो ये है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में एक ये राष्ट्रीय उद्यान है, येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर ही ये झरना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बहिर्मंडल। कौन सा है? बहिर्मंडल। ठीक है, इसमें अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है? शोभमंडल। ठीक है, फिर आती है आपकी समताप मंडल, फिर आती है आपकी मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और जो बहिर्मंडल है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें तैरती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, ये आपकी जो पिक्चर है ये ही है वो क्या? येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये उसकी पिक्चर है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा एक्सोस्फेयर। ठीक है, यानी बहिर्मंडल। और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या हैं? अब ये जो रेखाएं हैं ना, ये कुछ इस तरीके की होती हैं। ठीक है, जिन रेखाओं की यहाँ पर बात की जा रही है वो कुछ इस तरीके की होती हैं। इसको देख लीजिए ध्यान ध्यान से। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। हाइच्यूर या फिर हैचर कह सकते हैं इसको। और अगर वैसे बात किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? रेखाच्छादन। ठीक है, रेखाच्छादन। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है भारत के क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है चिल्का झील। ठीक है, और ओडिशा की अगर हम बात करें प्रमुख नदी की, तो ओडिशा की प्रमुख नदियों में हम महानदी की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो चिल्का झील है इसको 1981 में रामसर वेटलैंड समझौते के तहत क्या किया गया था? वैश्विक दर्जा इसको दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अपना जितना भी आपका स्कोर हो रहा है, जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं उनको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी कितनी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उष्ण मरुस्थल प्राय कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर। कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत की कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। जो गंगा है वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इंडिया की सबसे। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी नदी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्र्यंबक से ये निकली है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, ठीक है,
ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों है, यानी क्यों अधिक होता है? ठीक है, अधिक सख्त क्यों है, कहाँ की अपेक्षा? उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर ये ऊपर वाला और ये साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ध्रुव हैं, पोल्स हैं ये। ठीक है, ये क्या है? ध्रुव, या कह सकते हैं पोल्स हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध का है और ये दक्षिणी गोलार्ध का है, और ये पूरा जो हिस्सा है ये है उत्तरी गोलार्ध और ये पूरा हिस्सा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ओलावृष्टि का क्या कारण होता है? ठीक है, ओलावृष्टि का क्या कारण है? तो एक बार देखिए ऑप्शंस और जल्दी से बताइए क्या आंसर आपको लग रहा है। इसका जो आंसर है वो रहेगा हिमीकरण। क्या है? हिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, पठार की स्थलाकृति किस चीज़ के लिए आदर्श है, यानी सबसे बढ़िया है? पठार की जो स्थलाकृति है वो कौन सी चीज़ के लिए आदर्श है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए जल्दी से। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत के उत्पादन के लिए। किस चीज़ के लिए? जल विद्युत के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं? फिर से देखिए क्वेश्चन, यदि हम समुद्र तल पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं किस चीज़ का? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की त्रिज्या का। पृथ्वी की त्रिज्या का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया जाता है? प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है इस पर किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? तो ये है एसोसिएशन यानी संघ। क्या है? एसोसिएशन यानी संघ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो ये आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका संघ लोक सेवा से रिलेटेड। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? ठीक है, यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है किसी भी सदस्य को कौन हटा सकता है, किसके पास इस चीज़ की पावर होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? ठीक है, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो शुरू के टाइम है, संविधान जब बना था उस वक्त का नंबर अलग है, उस वक्त विषय अलग थे और वर्तमान में अलग विषय हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे पास 100 है। ठीक है, और संविधान की अगर बात करें कि उस वक्त कितने विषय थे तो इसका आंसर रहेगा 97। कितना आंसर रहेगा? 97। यानी शुरुआत में कितने सब्जेक्ट थे, इसमें कितने विषय शामिल थे? 97, लेकिन फिर धीरे धीरे संशोधन करके और ऐड कर दिए गए और कितने हो गए टोटल विषय? यहाँ पर 100 हो गए, मतलब कि ऐड कर दिए गए विषय बाद में। अब देखते हैं कि जो सूची है उसमें हमारे पास 3 सूची होती है, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, और ये जो सूची वाली बात है ये कौन सी अनुसूची में है? संविधान की कौन सी अनुसूची में है? ये है हमारा 7th में। ठीक है, यानी संविधान में 7वीं अनुसूची में ये सब मेंशन है सूची के बारे में, लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो संघ में
पहले स्टार्टिंग में कितने थे 97, लेकिन आज के टाइम में कितने 100। अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले थे 66, लेकिन अब कितने हैं 61। और ये जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे चेंजेस, ठीक है। इसमें अगर समवर्ती सूची की बात करें तो पहले थे 47 और वर्तमान में है 52। वर्तमान में कितने हैं 52, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में संघ सूची में 100 हैं और उस वक्त 97 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। एक व्यक्ति, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको स्टेटमेंट को पढ़िए, इसके साथ कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट रहेगी इसके लिए। ठीक है, एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, या फिर 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, या फिर 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, और फोर्थ है हमारे पास 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति जो है वो 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, 1996 में क्या आया था? लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसमें संशोधन हुआ था और ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? यानी हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है इनमें से? तो ऑप्शन आपका सी रहेगा एकदम करेक्ट, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। और आर्टिकल 280 के तहत ये पावर उसको दी गई है। यानी आर्टिकल नंबर जो 280 है उसके तहत वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है और उसके सदस्य है उनकी नियुक्ति 5 वर्ष बाद की जाएगी। और कौन पार्टिसिपेट, मतलब इस चीज़ को हैंडल कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संघ में राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? भारतीय संघ में राष्ट्रपति के पास, यानी इंडिया में जो पद राष्ट्रपति का है उसके पास जो शक्तियां हैं, संवैधानिक अधिकार है, वो इनमें से किसके साथ मैच होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश राजा या रानी, किंग या क्वीन के पास है। ठीक है, तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति और ब्रिटिश राजा या रानी दोनों के पास एक ही तरीके के क्या हैं? अधिकार हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ब्रिटिश में क्वीन जो है वो है राष्ट्र का प्रधान। ठीक है, राष्ट्र का प्रधान, और क्या नहीं है? राष्ट्र का शासक। ठीक है, इनकी जो स्थिति है राष्ट्रपति की और राजा या रानी जो रूल है, क्वीन जो रूल है इसकी, इसमें वो राष्ट्र के तो प्रधान हैं लेकिन शासक नहीं है। ठीक है, उनको शासक नहीं कहा जा सकता, उनको सिर्फ प्रधान कहा जा सकता है राष्ट्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो क्या प्रदान करता है? ठीक है, बताइए जरा अनुच्छेद 19। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 6 स्वतंत्रताएं जो हमें दी गई हैं वो प्रदान करता है हमें अनुच्छेद 19। ठीक है, और इनमें से मैं बात करूं तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का जो अधिकार है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, और ये संविधान संशोधन हुआ कब था? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, अभी हमने 7वीं अनुसूची की बात की थी जिसमें हमारी लिस्ट शामिल थी संघ, राज्य और समवर्ती वाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई, बाद में जोड़ी गई। ठीक है, अब कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था
1967 में, इसमें जोड़ी गई थी सिंधी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसमें जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनमें सिंधी जो है वो 21वें संशोधन द्वारा, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो भाषा है वो 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार ईयर पूछ लिया जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से संशोधन द्वारा, कौन से नंबर का संशोधन था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और इससे बने उत्पाद। क्या है? दूध और इससे बने उत्पाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 अपना, ये है महावीर के बारे में। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर, उनका प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमाली। ठीक है, और ये इनका दामाद भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? यानी अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्तकालीन है। ठीक है, यानी गुप्त राजाओं के शासनकाल में बनी थी। और ये गुफाएं हैं कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। लगभग 30 चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई थी, और ज़्यादातर गुप्तकालीन ही गुफाएं यहाँ पर ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो अंग्रेजों द्वारा ये विभाजन रद्द किया गया 1911 में। आपको पता है, ठीक है, कि 1911 में जब क्या लगा था, दिल्ली में राज दरबार का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 5 आए थे, उनको इनवाइट किया गया था। तो उस वक्त वायसराय क्या नाम था? हॉर्डिंग 2। ठीक है, इन्होंने घोषणा की थी इसी आयोजन में कि जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ ब्रिटिश की जो राजधानी थी, कैपिटल थी इंडिया में, वो ब्रिटिश रूल की जो कैपिटल थी इंडिया में पहले क्या थी? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से स्थानांतरित करके, यानी वहाँ से हटाकर शिफ्ट कर दी जाएगी कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, ये भी घोषणा इसी आयोजन में ही की गई थी 1911 में, कि भाई अभी हम जल्दी ही 1912 तक, ठीक है, क्या कर देंगे? राजधानी का स्थानांतरण कर देंगे। ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं अब, चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? किस विद्या केंद्र से संबंधित था? मतलब इनका जो संबंध था वो कौन से विद्या केंद्र से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला से। कहाँ से? तक्षशिला से। और तक्षशिला कहाँ पर है? आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसमें रावलपिंडी जो एरिया है, उस एरिया के आसपास। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? यानी जो भी वो मिले हैं, मोहरे वगैरह मिली हैं या मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें स्पेशली हम यहाँ पर मूर्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि इन मूर्तियों में निम्नलिखित में से पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। मतलब किसी भी मूर्ति पर इनमें कौन सा जो जानवर है वो अंकित नहीं किया गया था, नहीं मिला साक्ष्य। तो ये था गाय। ठीक है, क्या? गाय का साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिला है मूर्तियों पर से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। और सिकंदर के बाद, ठीक है, सिकंदर के बाद यानी सिकंदर का उत्तराधिकारी बना था ये इब्राहिम लोदी, और इसके बाद मुगल जो रूल है वो आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत को जब आज़ादी मिली तो देश के गवर्नर जनरल उस वक्त कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? आपको पता है कि बहुत सारी नीतियां चलाई थी अंग्रेज़ों ने ताकि वो भारत के जो क्षेत्र हैं उनको अपने क्षेत्र में मिला सकें और लोगों से मतलब जो राजा हैं उनसे उनका शासन छीन सकें। तो बहुत तरीके निकाले उन्होंने। तो इनमें से आपको ये बताना है कि जो अवध है वो किस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चूंकि राज्य में कुप्रशासन था। मतलब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया ये कहकर कि जो अवध है वहाँ पर प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रही है, राजा जो हैं नहीं कर पा रहे हैं ठीक से शासन, कुप्रशासन है वहाँ पर, और इसको हम ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर ढंग से रूल करेंगे और यहाँ पे प्रशासन को दुरुस्त करेंगे या फिर ठीक करेंगे, अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या करना है आपको प्लेलिस्ट पर जाना है, चेक करनी है और अपना जो स्कोर है, जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और अपनी तैयारी भी अच्छे से जारी रखिए। मैं भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रही हूँ, उनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।